नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम और टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा बिहार और भारत की जनगणना पर आधारित 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। यदि नहीं देखा हो, साइड में अपन पिछला वीडियो मिल जाएगा। उससे पहले ईवीएस भी करा चुके हैं। वो सारे वीडियोस देखते चलिएगा लाइन टू लाइन, ताकि आप पेपर से पहले पूरी तरीके से तैयार हो। आज हम देखेंगे प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, या आप कह सकते हैं बिहार का जीके पोर्शन। और यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या होगी वो ढेर सारे प्रश्न आपको कराएंगे। 500 से ज्यादा प्रश्न कराएंगे, परंतु एक वीडियो में नहीं कराएंगे, टुकड़ों में कराएंगे। तो 50-50 करके प्रश्न लेकर के चलेंगे, ताकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा भी ना हो और एक दिन में 50 प्रश्न हम याद भी कर सकें। और यहाँ पर जो हम प्रश्न कराएंगे वो हर पेपर का प्रश्न यहाँ पर शामिल होगा। और 2023-24 जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं अलग अलग पेपर में, सारे प्रश्न आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो इतने प्रश्न अगर रट लेंगे तो फिर इसके बाहर का कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां में से कौन सी हैं? गंडक और बागमती, कोसी, काली और सेन, यमुना, घाघरा, रामगंगा, गोमती, बूढ़ी और महानंदा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर इन चारों ऑप्शन में बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कोसी। बी का ऑप्शन मतलब पहला और दूसरा, तो कोसी, काली और सेन नदी, और उसके अलावा गंडक और बागमती। आंसर बी वाला क्या है? पहला और दूसरा। प्रश्न में क्या पूछ रहा था? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपका गंडक नदी है, बागमती है, कोसी है, काली है, सोन नदी है। ये सभी बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। इस बात को पहले भी बता चुके हैं, याद रखिएगा कि पटना जो जिला है, यहाँ पर गंगा नदी सबसे लंबी है। यमुना नदी की अगर बात करें तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि प्रयागराज के संगम में मिलती है। और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो बाएं से और दाएं से दोनों दे रखी हैं। अगर बाएं से बात करते हैं तो गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, घर्रा। दाएं से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यमुना, सोन, पुनपुन, फाल्गु, चंदन, अजय, दामोदर, रूपनारायण और तमसा, जिसको टोन्स नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार के पृथक करके या बिहार से पृथक करके प्रांत का दर्जा दिया गया था? 1936, 39, 37, 38, कौन सा सही होगा? तारीख भी अलग अलग है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, आंसर आपका 1 अप्रैल 1936 आपका सही होगा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके प्रांत का दर्जा दिया गया था। 22 मार्च 1912 की अगर बात करें तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से आपके अलग हुए थे। यहीं से क्वेश्चन टीआरई में भी आया था, आपको याद होगा। तो टीआरई 3.0 में क्वेश्चन यहीं से आया था। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और बिहार की राजधानी तो पटना सभी को पता ही है। 22 मार्च को बिहार का, जबकि 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रख सकते हैं। मेन ज्यादातर बिहार का पूछा जाता है, पर उड़ीसा उसी से अलग हुआ है, इसलिए दोनों पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ही ये अलग हुआ था। अधिकतम कर उद्योग इनमें से किस जिले में आपका है? किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया था, वो यहाँ पर लिखा है। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में कौन सा होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा उसमें कर उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर जो टैक्स कलेक्शन है बहुत ज्यादा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना। आंसर इन्हीं तीनों में से होगा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक यहाँ पर नहीं होगा। देखते हैं कौन आंसर सही बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो कि 2.5% है। इसके अलावा बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक सही होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था की बात अगर की जाए तो वहां पर आपको एक से अधिक ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में दोहरे अंकों में विकास दर दर्ज भी यहाँ पर की गई थी।
बिहार में 2019-20 के वित्तीय वर्ष में विकास दर 10.5% दर्ज की गई थी, जबकि इस अवधि के दौरान ये राष्ट्रीय स्तर पर 4.2% जो है वो थी। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। ये 3 पॉइंट है मुख्यतः जो यहाँ पर सही है, इसलिए आंसर में से एक से अधिक आपका सही होगा। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा जो है वो की है? यूनियन बजट, तीनों यो है, बस अलग अलग सन है, 1993, 94, 91, 92, 92, 93, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो यूनियन बजट 1992 से 93 आपका सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन पर गठित उच्च स्तरीय समिति जिसका नाम है रंगराजन समिति। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, रंगराजन की जो समिति है इनकी सिफारिशों के आधार पर मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली जिसको LERMS की स्थापना जो है वो की गई है, इसे ये कहा जाता है। इसमें दोहरे विनिमय दर शामिल था। बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रारंभिक कदम था। तो बस मेन ध्यान रखिएगा कि उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली 1992 वाले यूनियन बजट में जो है वो रखी गई थी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, कौन सा वो कारण था वो आपसे पूछा गया। आंसर की बात करते हैं तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह जी जो थे उनके द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ने के कारण इस्तीफा जो है वो दे दिया था। 1937 में जब श्री कृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया था तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग भी की थी। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के बाद 1938 15 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। वायसराय ने बाद में मांगों को मान भी लिया था और योगेंद्र शुक्ला को 1938 में मार्च महीने में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ बाद में रिहा भी कर दिया गया था। तो इन्होंने मांग की थी जिसको माना नहीं गया था, इसी कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वही चीज यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बतक मियां, हामिद अंसारी, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर बतक मियां जो है वो सही होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। अफ्रीका से जब ये लौट रहे थे उसके बाद गांधी जी ने निलहे किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी जो है ये आए थे। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए क्या किया था? बतक मियां को जहर मिला दूध का गिलास देने को कहा था। बतक मियां ने क्या किया? दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में ये बात जो है वो बता दी थी। गांधी जी की जान तो बच गई थी लेकिन बाद में बतक मियां को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर के जो जान बचाई थी वो बतक मियां ने जो है वो बचाई थी। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बार बार रिपीट भी होता है तो इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल। आंसर आपका स्वामी विद्यानंद यहाँ पर सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन जो हुआ था इसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से ये तय किया गया, उसके पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्र में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े थे। किसान नेता स्वामी जो विद्यानंद थे असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे जिन्होंने पहले ही किसानों के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। तो यही बात यहाँ पर पूछी गई है कि बिहार में अगर किसानों की अगुवाई असहयोग आंदोलन के लिए कहा जाए तो स्वामी विद्यानंद आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने जो है वो की थी? और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, वो पूरे ऑल ओवर की बात होती है, यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में जो की थी वो श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा की गई थी।
स्वराज दल की स्थापना और राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1930 में की गई थी। इसी अंतर को आपको ध्यान में रखना है। यही छोटी छोटी चीजें आपको पेपर में कंफ्यूज कर देती है। बिहार में अगर आपसे कहा जाए तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहा जाए तो आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल की 104 में से 42 सीटें जीती थीं। पार्टी का कार्यक्रम सरकार के काम में बाधा डालना था। देश विरोधी प्रत्येक नीति पर गतिरोध पैदा करना चाहते थे। इनमें से बिहार के पहले राज्यपाल जो है वो इनमें से कौन थे? हैलेट थे, सिफ्टन थे, ह्यूगडो थे? कौन सा इनमें से सही होगा? तो बिहार के पहले राज्यपाल के आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी वाला, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ये एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था उसके पश्चात बिहार प्रांत के पहले राज्यपाल के रूप में काम जो है वो किया था। उड़ीसा का विभाजन 1936 में। स्वतंत्रता के पश्चात अगर आपसे कहा जाए तब कहानी बदल जाएगी। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। और वर्तमान में अगर आपसे कहा जाए कौन है, तो वर्तमान में आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं राज्यपाल। फरवरी 2023 में नियुक्त किए गए थे और वर्तमान में भी अभी यही है। तो ये दो नाम याद रखिएगा कि आजादी से पहले जेम्स डेविड सिप्टन। अच्छा, एक चीज देखा होगा आपने, अंग्रेजों ने सब अपने अपने नाम के आगे सर पहले से लगा रखा है। कोई नाम ले तो सर पहले से लगा रहे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक इनमें से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी। तो बताइए, राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर? आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें और भी हैं, जैसे कि चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेंट, इनकी आत्मकथा, बापू के कदमों में इत्यादि जो है वो आपको याद रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म की बात करते हैं तो 1864 में हुआ था। बिहार के सीवान जिले में हुआ था और सीवान जिले के अंतर्गत जीरादेई पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। निधन देखेंगे तो 1963 में हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर इनमें से जो है वो कौन सा है? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफन चर्च? आंसर की बात करते हैं तो पादरी की हवेली आपका पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर के रूप में जाना जाता है। 1713 में पटना में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के टाइम में ये छोटा सा चर्च था, जिसके बाद में पुनर्निर्माण करके इसका विस्तार जो है वो किया गया था। इसी को ही सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के इनमें से किस शहर में हुआ था? पटना, मुंगेर, भागलपुर? आंसर की बात करते हैं तो भागलपुर में इनका जन्म जो है वो हुआ था। अशोक कुमार जो है इनका जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था। वास्तविक नाम कुमुदलाल गांगुली जो है वो था। इन्होंने लगभग 275 फिल्मों में जो है वो काम किया है, जिसमें से कुछ फिल्मों के नाम भी यहाँ पर जो है वो दिए गए। इनको पुरस्कार भी मिल चुका है 1988 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये है कहाँ के? आप कहेंगे बिहार के अंतर्गत भागलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस समाज के द्वारा जो है वो की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल सोसाइटी ऑफ जीसस आयरिस क्रिश्चियन ब्रदर्स? आंसर आपका पहला वाला सही होगा, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है वो की गई थी, ये समाज के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। ये बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया था उच्च शिक्षा का पहला संस्थान। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर आपका बनाया गया है? वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। लाइव टाइमिंग अभी रात के 9 बजे की चल रही है, 9:11 के करीब कुछ चल रही है। बाकी कोई बदलाव होगा तो हम आपको आगे सूचित अवश्य जो है वो कर देंगे। साथ ही साथ जो भी प्रश्न पहले करा चुके हैं उनको याद अवश्य करते रहिएगा, रिवाइज जरूर करते रहिएगा, क्योंकि याद बहुत कुछ करते हैं, दिमाग में कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है।
और जो आज क्वेश्चन करा रहे हैं उनको जरूर याद करते रहिएगा, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े करके करा रहे हैं। अभी 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। जितने क्वेश्चन रट लेंगे तो फिर बिहार जीके स्पेशल पूरा आपका कवर हो। तो आंसर की बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं, कदीराबाद दरभंगा। दरभंगा जिले के कादिराबाद, कादिराबाद लिखा है ऊपर, यहाँ लिखा है कादिराबाद, वहां लिखा है कदीराबाद। तो इसके तालाब पर बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू हो गया है। इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जो है वो आपकी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर, और जो लिखा हुआ कदीराबाद यही सही लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। दरभंगा वैसे ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस हैं, तो यहीं पर आपका है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, कहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर शिवहर आपका सही होगा, जहां पर प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष जिले अगर बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। अब राजधानी है तो आसानी से याद रहेगा, 131.1 हजार करके। उसके बाद बेगूसराय का नंबर है, फिर मुंगेर का नंबर है। और अगर कम प्रति व्यक्ति आय वाले वहां पहले नंबर पे देखेंगे तो शिवहर का नंबर देखने को मिलता है, जहां पर 19.6 हजार आपको देखने को मिलती है आय। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में। सबसे कम कहाँ है? शिवहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक जीआई टैग से सम्मानित जो है वो किया गया? और आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन मिथिला मखाना, केंद्र सरकार ने बिहार का है ये मिथिला मखाना जीआई टैग, इसको दिया गया है। सरकार के इस कदम से मिथिला उत्पादक को एक नई पहचान मिली है, वो तो आपको पता ही। बाकी ध्यान रखिएगा, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। पुराना है ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। देखिए 12/2/2023 में पूछा गया है। इसके अलावा पान, माखन और मच्छ यानी मछली, मिथिला की ये 3 प्रतिष्ठित पहचान है। पान है, मक्खन या माखन, और मछली। मखाने में आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, और प्रोटीन और फाइबर भी होता है। बिहार के अंतर्गत और भी जीआई टैग हैं, जो कि आपका कौन कौन से हैं? तो बिहार के अन्य जीआई टैग में आपका भागलपुरी जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पत्ते हैं, शाही लीची है, सिलाव खाजा एक स्वादिष्ट व्यंजन है, और मधुबनी चित्रकला तो जानते हैं कितनी फेमस है, सीटेट में भी दी गई है। तो ये सभी के सभी बिहार के अन्य जीआई टैग हैं, तो सारे याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो मखाना मिला है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए कि ये सभी आपका इसमें मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने कौन सी रैंक हासिल की है 36 राज्यों में? आंसर की बात करते हैं। इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा 2020 में व्यापार करने में भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का नंबर है 26, जो कि विकल्प में ही नहीं दिया गया है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। शीर्ष नंबर पर है आंध्र प्रदेश और यूपी, जहां पर बिजनेस करना बहुत ही आसान है। व्यापार करना में आसानी को लेकर के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश में बहुत आसान है और यूपी में भी आसान है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है वो कितने परसेंट था, जो बढ़ करके वर्तमान में कितना जो है वो हो गया है? तो 14.4, 15.5 इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं तो 11.3 से बढ़ करके, नहीं 11.3% था, जो कि अब बढ़ करके 15.3 हो गया है बिहार के अंतर्गत शहरीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर था 11.3%, और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में अगर बात करते हैं तो बिहार का जो शहरीकरण है वो 15.3% आपका हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो कौन सा है? कहलगांव, पीरपंती, अम्मापाली, इस तरीके से नाम है। आंसर यहाँ पर सी वाला सही है, अम्मापाली। नाम भी बढ़िया है। पूर्वी रेल जोन का अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन के रूप में आपका जाना जाता है। बिहार में देखते हैं ना, नौकरी भी ऐसे गांव एकदम इलाके में मिल रही है, तो वहां पर आपकी अम्मा ही पाल सकती हैं, ऐसे जोड़ लीजिएगा। बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है अम्मापाली। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में इनमें से कथन दे रखे हैं, विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार है।
सही कौन सा है? सही देखेंगे तो यहाँ पर इनमें से एक से अधिक है। इनमें से एक से अधिक का मतलब यहाँ पर है भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के 95% पाइराइट का संचित भंडार अकेले बिहार में है। रोहतास में अगर देखेंगे तो पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में चूना पत्थर और जमुई में आपको सोने के भंडार देखने को जो है वो मिलते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने तो आंसर इसका ई माना था। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है, उनके अकॉर्डिंग कोई सही नहीं है, जबकि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका सही है। इसके अलावा कैमूर, मुंगेर और रोहतास वाले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है, ये भी आपका सही है। और रोहतास में पाइराइट सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो आंसर इनमें से एक से अधिक ही होगा, जबकि यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो इनमें से कोई नहीं दिया गया है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग ने दिया है, संभवतः गलत दिया होगा। अगला है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु नदी। तो ये फाल्गु नदी जो है इनमें से किन नदियों के संगम से बनती है? बताइए कौन सा सही होगा? मोहाना और लीलाजन, लीलाजन सोन, सोन और मोहाना। आंसर की बात करते हैं तो मोहाना और लीलाजन नदी जो आप देख रहे हैं ये आपका सही होगा। मोहना और निरंजना नदी यानी कि लीलाजन नदी जो संगम है उससे बिहार में बहने वाली पवित्र नदी है फाल्गु। इसका निर्माण होता है, जो कि एक मौसमी नदी है। इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से होती है और इसकी लंबाई है टोटल 235 किलोमीटर। अगला है बिहार में इनमें से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना जो है वो की गई थी? तो चाय बागान पहली बार कहाँ पर स्थापना की गई थी? बताइए। सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर आपका ठाकुरगंज जो देख रहे हैं, बी वाला ऑप्शन, ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूर्णिया, अररिया और कटिहार में भी चाय का उत्पादन होता है, पर किशनगंज में सबसे ज्यादा होता है। अगला है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर जो है वो सही होगा। किशनगंज है, मधेपुरा है, सिवान है और इसी प्रकार बाकी ऑप्शन है। आंसर की अगर बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अगर बात करें जिलों के आरोही दशकीय वृद्धि के क्रम को, तो सिवान सबसे पहले आएगा, फिर किशनगंज आएगा, फिर मधेपुरा आएगा। तो ये आपका क्रम है, याद कर लीजिए। 10 की वृद्धि दर में 3, अगर एक भी याद होगा तो काम चल जाएगा। सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। 2001 से 2011 के मध्य बिहार की 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो 25.42% हुई है 2001 से 2011 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग देखने को मिलता है? आंसर की बात करते हैं तो अनाज आधारित उद्योग आपका सही होगा। वर्तमान बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल उद्योग, चीनी मिल उद्योग, जूट और उस पर आधारित वस्त्र उद्योग, दाल मिल उद्योग, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग यहाँ पर फेमस है। किस प्रधानमंत्री के नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत जो है वो की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। आंसर हो जाएगा पहला, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 2009 में जो है वो की गई थी। उद्देश्य 2022 तक इसका 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड नीतिगत कार्य योजना का विकास करना इसमें रखा गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो कितना था? 4.0%। ये आपका सही हो जाएगा, जिसको 4% सीधे सीधे आप कह सकते हैं। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल करके भागे थे? बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली, कौन सा त्योहार था? तो दीपावली का त्योहार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां पर 11 नवंबर की तारीख थी और 1942 का समय था। दीपावली के दिन अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागने में सफल हुए थे। इसके अलावा 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न भी दिया गया था मरणोपरांत 1999 में। अगला क्वेश्चन है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर गया। आपको याद होगा खुदीराम बोस से क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में आ चुका है, जहां पर यह पूछा गया था किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहां पर प्रफुल्ल चाकी ऑप्शन में था, खुदीराम बोस भी था, आपको याद होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो हत्या का प्रयास इन्होंने किया था वो कहां पर किया था?
आंसर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर बम कांड ही उसका नाम ही था, तो मुजफ्फरपुर जगह ही हो जाएगी। तो यहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला जज थे किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या का प्रयास किया था, जिसमें धोखे से दो महिलाओं की हत्या हो गई थी। इनकी पत्नी कैनेडी थी ना, मुजफ्फरपुर के वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, तो इनकी हत्या हो गई थी। इसमें प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या उन्होंने कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। तो आंसर जो था आपके पेपर में पूछा गया था वो था खुदीराम बोस, जिनको फांसी दी गई थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई नए नहीं बनते हैं, बस मेन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को याद कर सकें, खाली देखने से कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? चंपारण, असहयोग, सविनय या भारत छोड़ो? तो आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अभी बताया था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक जो संगठन है उसका कार्यालय खोला गया था। इसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य था युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना। इसके सदस्य सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ का काम जो है वो करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है वो किसे सौंपा गया था? तो बताइए, श्रम विभाग जो है वो किसे दिया गया था? जगजीवन राम को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या अनुग्रह नारायण सिंह को, या फिर सैयद अली जाहिर? यहां से क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में, जहां पर मंत्रिमंडल से क्वेश्चन बने थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आंसर की बात करते हैं तो जगजीवन राम आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें आप सीधे यही ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। विदेशी मामले और कॉमनवेल्थ संबंधी भी इसमें था, जबकि बिहार के जो जगजीवन राम थे इनको दिया गया था श्रम विभाग। तो यही चीज प्रश्न में आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन इनमें से जो है वो कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इसमें दर पूछी गई है 2.3, 4.8, 8.4, 8.5, तो इसमें पूछा गया उच्चतर दर से बढ़ा था, तो पूछा गया कौन सा यहाँ गलत है। और चौथा ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी, बस यही गलत आपका है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करते हैं 2021-22 के अनुसार, तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो 2.3%, द्वितीय जो क्षेत्र था उसमें आपका 4.8%, और जो तृतीय क्षेत्र था उसमें 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि जो है वो हुई थी। तो यहाँ पर जो लिखा है प्राथमिक क्षेत्र 2.8%, ये आपका गलत हो जाएगा। तो बाकी तीनों याद कर लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8 और तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुई थी। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम जो है इनमें से कौन सा होगा? तो इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं, नालंदा, मुंगेर, पटना आपका सही हो जाएगा। बिहार के शहरीकरण को बढ़ते क्रम में अगर देखेंगे तो नालंदा सबसे पहले आएगा 26.2%, मुंगेर दूसरे नंबर पर 28.3% और पटना तीसरे नंबर पर 44.3%। इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। और बाकी सबसे ज्यादा शहरीकरण तो पता ही आपको पटना में है, सबसे कम शहरीकरण जो है वो आपका समस्तीपुर में है। दोनों एक साथ कंपैरिजन करके याद कर लीजिएगा। तो बिहार का शहरीकरण 11.3% है, वर्तमान में अगर देखेंगे तो 15.3% आपका हो गया। अगला है प्रश्न आपका, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितने परसेंट होने का अनुमान है? तो ये आपका 3.47% होने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2.97% जो है वो रहा था। अगला है आपका, वो विकल्प चुनिए जो कि बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सभी के लिए वायुमार्ग जो आप देख रहे हैं, वायुमार्ग ये आपका हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा जो घोषित 7 निश्चय भाग 2 था उसमें ये प्रावधान किए गए हैं। 7 निश्चय कौन कौन से हैं? युवा शक्ति, सशक्त महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ ग्राम, ग्रामीण समृद्धि, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये सारी चीजें इसमें थी। और वायु मार्ग की बात यहाँ पर नहीं की गई थी, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका सही उत्तर विकल्प सी को माना गया है। हर खेत में सिंचाई का पानी जो है ये माना गया है, जबकि सिंचाई को लेकर के देखेंगे तो यहाँ पर बात की गई है हर खेत में सिंचाई का पानी। मतलब बीपीएससी ने भी कुछ कुछ आंसर को गलत माना है, पर यहाँ बुक में वो सही दिए गए हैं। अगला है आपका, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम की अगर बात करते हैं तो उसमें बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम जो है इनमें से कौन सा होगा?
आंसर की बात करते हैं तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर प्रति व्यक्ति आय के मामले में अवरोही क्रम में अगर बात करें, नवादा 23,400, किशनगंज आपका 23,200, पूर्वी चंपारण आपका 22,300, अररिया 20 और शिवहर 19। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना पहले नंबर पे, ये बता चुके हैं, और सबसे कम शिवहर है, ये भी आपको बता चुके हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं, बता चुके थे, जमुई में सबसे ज्यादा सोने के भंडार हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, बांका। तो सिल्क सिटी के नाम से आपका भागलपुर को जो है वो जाना जाता है। वह बिहार प्राचीन काल से ही रेशम निर्मित कपड़े के लिए फेमस है। भागलपुर और आसपास के क्षेत्र में सूती रेशम उद्योग की अधिकतर इकाइयां हैं। भागलपुर को हम जानते हैं सिल्क सिटी के रूप में। यहाँ का टसर सिल्क विश्व की विख्यात है, विश्व विख्यात है, वो भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? चार ऑप्शन दिए गए। आंसर की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो आप देख रहे हैं, ये सही हो जाएगा। भारत का बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम होता है चीन के तिब्बत से होता है, और जहां पर अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियां यहाँ पर नाम दिए गए, इनसे मिलकर के बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण और सुनकोसी। ये नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए जो है वो जानी जाती है। बिहार का शोक से कहते हैं। बिहार नदी लास्ट में बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में जाकर के जो है वो मिल जाती है। उत्तरी बिहार की एक नदी है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात आपका पड़ता है? तो कहाँ पर पड़ता है? आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर कैमूर जिला जो है वो सही हो जाएगा। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ धौरा मार्ग पर स्थित है। ये प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है, और इस जलप्रपात पर करमचट बांध भी आपका जो है वो स्थित है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह 1798, 1795 से 1800 ईस्वी के बीच में जो है ये हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो ये आपका 1936 में अलग किया गया था। 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा 1936 से उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके जो है वो बनाया गया था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। 1798 में आपका दुर्जन सिंह और लाल सिंह के द्वारा ये विद्रोह चरम पर पहुंचाया गया था, जिसे ब्रिटिश सेना द्वारा कुचल दिया गया था। 1766 में बंगाल के जंगल महल के आदिवासियों ने ब्रिटिश के खिलाफ जल जंगल के बचाव के लिए शोषण से मुक्ति के लिए चौरी विद्रोह जो है वो प्रारंभ किया था। अगला है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इनमें से जो है वो कौन था? तो कौन था? आंसर आपका बख्तियार खिलजी जो है वो सही हो जाएगा। तुर्क सत्ता का स्थापना का वास्तविक जो श्रेय है वो जाता है बख्तियार खिलजी को। बाकी इसके बारे में वही लिखा है कि इसने मेन पॉइंट इसमें राजधानी याद रख सकते हैं, लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार के पहले भारतीय गवर्नर इनमें से कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो आंसर पहला सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 2000 और 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर जो है वो बना दिया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जो है वो जीता था? आंसर की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। और 24वें समर डेफ जो बैडमिंटन ओलंपिक है उसका आयोजन ब्राजील में किया गया था। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये जो है वो खोला गया? तो कहाँ खोला गया? ये आपका भागलपुर में जो है वो खोला गया था। इनमें से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना जो है वो शुरू की गई? कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर, वाल्मीकि, कांवर। आंसर की बात करते हैं तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में
गिद्धों के संरक्षण को लेकर के शुरू किया गया। बाकी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी गिद्धों का संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन आपका सही मिलान वाला है। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के चुनाव अधिकारी और सारे ही सामने नाम दिए गए ना, और नीचे ऑप्शन भी दिए गए। हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इसमें आंसर। वैसे तो इसमें पुराना दिया गया आंकड़ा, मत इसको याद करिए। राज्यपाल बदल ही चुके हैं, आर्लेकर करके हैं, तो इसको मत याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार ये दिया गया था? दीप श्रेष्ठ को। और हमारे टोटल 50 प्रश्न यहाँ पर जो है वो समाप्त हुए। एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। और जो प्रश्न हम यहाँ पूछ रहे हैं ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम आपको करा चुके हैं, क्योंकि जनगणना कराई थी ना। अब देखते हैं आपका टेस्ट की आपने कितना उसमें याद रखा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो क्या था? चार ऑप्शन है आपके। 1916, 1916 नहीं, 916, 917, 918 या 919। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक भी है। ये क्वेश्चन हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। बाकी यही क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा है ताकि पिछला भी आपका कितना रिवाइज है, कितना याद है, वो भी आपका चेक साथ में होता रहे। इसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे तक जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो आए, आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचता रहे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा, कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। डेली अपडेट जो भी हम देते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही जो है वो मिलती रहती है। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इसके अगले वाले पार्ट में इसके आगे के प्रश्न हम कराएंगे। तब तक के लिए सभी लोग याद अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।